हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। साइंस का एमसीक्यू का ये टेस्ट 2 था और जिन लोगों ने टेस्ट दे लिया है और जिन लोगों ने नहीं भी दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों का नंबर कितना आया था, 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट 2 था। टेस्ट 1 में भी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। टेस्ट 2 में आपका कितना नंबर आया प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा। हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना, और 100 क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसलिए सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर दर्पण के लेंस संभवतः कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ठीक है। कौन कौन सा लेंस होता है ये बताना था। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण उपयुक्त किया जाए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा F = R/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा, तो F = R/2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो अवतल दर्पण के बाद परावर्तन के बाद जो किरण गुजरेगी वो P से गुजरेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कहाँ पे होगा, तो दर्पण होगा आपका समतल, ठीक है। दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं आपको बताना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है सभी को पता है कि प्रिज्म के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो फोकस दूरी इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि f बराबर होता है R/2। R का आधा कर दीजिएगा, 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, ठीक है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे, कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का, राइट आंसर हो जाएगा लाल का। ऑप्शन नंबर बी। एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो एक स्वस्थ आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो अनंत होती है। अगर आंख का आपका स्वस्थ है तो आपका जो न्यूनतम दूरी होगा वो अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो इंद्रधनुष का जो बनना है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है उस नेत्र में, तो उसका होता है दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है, तो टिंडल प्रभाव, ठीक है। किंडल नहीं टिंडल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या है, तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है वो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा पदार्थ जो है हम लोग लेंस के लिए उपयोग नहीं कर सकते, तो मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा जा रहा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, तो किस में होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो है लगभग वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है।
स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या अधिक होता है? तो इसमें जो अधिक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण है, किसके कारण बताना है? तो अस्पंजन के कारण। जल का पीएच मान क्या होगा आपको बताना है। जल का जो पीएच मान है वो हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो अम्ल आपको दिख रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर क्या है आपको बताना है। तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा आपका मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्षारक होगा वो हो जाएगा ZnO। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है ना वो हो जाएगा क्षार कहेंगे, ठीक है। तनु HCl का पीएच मान आपका क्या हो जाएगा। तो तनु HCl का पीएच मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तनु HCl। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलियन का पीएच मान निम्न में से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl तथा HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो अनुपात है वो हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि 7 से ऊपर जो जाएगा वही क्षारक होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल को नीला कर देता है यानी क्षार है, तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में ये कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूरिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उसका जो लिंग है वो उभयलिंगी है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो नीला थोता का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे बताना है, तो हो जाएगा CuSO4 5H2O। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शंस नंबर ए, NaHCO3, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड के जो विलयन होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है बाबू। कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है ना वो कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक अनुसूत्र क्या होगा। तो बेकिंग पाउडर का हो जाएगा NaCO3, ठीक है। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साबुन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन को हम लोग अम्लीय कहेंगे, ठीक है। अम्ल का मान क्या होता है। अम्ल का मान 7 से कम होगा भाई। कितना हो जाएगा, 7 से कम, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा क्षार, 7 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक होगा CaCO3, ठीक है। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है। तो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है हमारा वो डायलिसिस करता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक बीमारी कौन सा है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया नामक बीमारी जो है हम लोग को हो जाती है, ठीक है। मनुष्य में विर्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। तो मनुष्य का जो विर्क होता है ना वो जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्योंकि वह वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है।
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है भाई वो कैसा होता है? हरा होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? हरा होता है। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पाचन होगा वो उपचयन अभिक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। जितने भी क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर सूर्य का प्रकाश हो गया, सभी क्या हो जाएंगे? आवश्यक हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? क्वेश्चन नंबर, दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? दिन में होगा। वयस्क के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, वस्क है, वयस्क नहीं, वस्क है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, अब क्या है नहीं है उसका ऑप्शन हमको देखना होगा। हो सकता है क्वेश्चन टाइप गलत हो गया, समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बताएंगे आप लोग को बाद में। ये देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने पर ऊर्जा मुक्त होगा। कितना ऊर्जा मुक्त होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा भाई? तो ये हो जाएगा तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग को देख लेना है, यही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार में शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो ये जो इथाइल अल्कोहल है वो अवायवीय शोषण में बनता है। ठीक है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य जो सांस लेता है छोड़ता है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है वो भोजन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किसके द्वारा बाहर निकलता है आपको बताना है? तो जल से ही निकलता है। ठीक है, जल से ही ऑक्सीजन निकलता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हो जाएगा आपका सौर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा होता है आपको बताना है? तो केंद्रक के द्वारा। ठीक है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर केंद्रक नहीं, सॉरी, कूटपाद होगा। क्या होगा? कूटपाद होगा, ध्यान नहीं किया उस पर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है ना वो कैसे बना रहेगा ये आपको बताना है। तो वो बना रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो है आपको बताना है किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में आइए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, मनुष्य में विर्क संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। ठीक है, अभी फिर से रिपीटेड हो गया। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है आपको बताना है? विर्क होगा, विर्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, नर हार्मोन का नाम आपको यहाँ पे बताना है, तो नर हार्मोन क्या हो जाएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इंसुलिन का स्राव होता है किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए, ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या होगा? ऑक्सीन होगा, इसको ऑक्सीन पढ़ेंगे। ऑक्सीन क्या है आपको बताना है। तो ये जो ऑक्सीन है वो क्या है बाबू? ये एक तरह का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन सी। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क की जो विभिन्न सूचनाएं होती है वो उद्दीपन के द्वारा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है? मस्तिष्क जो होता है हमारा वो किसके लिए उत्तरदायी? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, कृत्रिम विर्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है? तो कौन सा जो होता है वो उसको हम लोग पृथक करते हैं? तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन सी, इंडोर्ज्म। ठीक है, इंडोसर्म। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का जो स्रावन होता है वो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं स्नैप्स। क्या कहते हैं? स्नैप्स। निम्नलिखित में से लैंगिक जनन रोग नहीं है, कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है आपको बताना है? तो सिफिलिस जो है वो नहीं है, सोलो, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस ये नहीं होगा। टाइफाइड नहीं है भाई, टाइफाइड तो खाने पीने से होता है ना, बाकी तीनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? तो कौन नलिका विहीन ग्रंथि है आपको बताना है? गैस्ट्रिक, लेचरिमल, स्लाइवरी या फिर एड्रिनल। राइट आंसर एड्रिनल। ठीक है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के युग्मक गुणसूत्र 46। ठीक है, 23 जोड़ी यानी 46। संख्या पूछा है तो 46, जोड़ी बोलता है तब 23 करते हैं। ठीक है, पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कोष में क्या होता है भाई बताइए? तो पराग कोष में पराग कण होते हैं। ठीक है, चलिए। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? सभी में हो जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा? अंडाशय। ठीक है। फूल में नर जनन अंग होता है, उसका नर जनन अंग का नाम बताना है तो पुंकेसर। पुरुष, पुरुष से नर मतलब पुरुष, पुरुष से पुंकेसर, याद रखिएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण आपको बताना है तो एक लिंगी पादप जो हो जाएगा वो हो जाएगा पपीता। ठीक है। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अड़हुल जो फूल होगा वो हो जाएगा द्विलिंगी। ठीक है। फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में जो, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, पुंकेसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है आपको बताना है। केचुआ होगा, मछली होगा, शेर होगा या फिर बकरी होगा? इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस तरह का टेस्ट को जरूर दिया कीजिए। टेस्ट देने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।